दोस्तों नमस्कार। राजनीति जब करवट लेती है तो अतीत के पन्नों को खोल देती है और अतीत के पन्नों के आश्रय वर्तमान और भविष्य बहुत साफ हर किसी को दिखाई देने लगता है। यह जिक्र आज बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए दिल्ली में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता को समझते हुए आने वाले वक्त और मौजूदा हकीकत की आहट को आज आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। बाला साहब ठाकरे शुरुआती दौर में कहा करते थे, इस देश को एक परोपकारी तानाशाह की जरूरत है। 1967 में जब उन्होंने पहली दखल मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भीतर दी तो उस वक्त उन्होंने कहा था, हां मैं तानाशाह हूं। मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में महाराष्ट्रियन का बोलबाला हो। ना उन्हें भैया पसंद थे, ना ही उन्हें लुंगी वाले पसंद थे। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मार्मिक में अपने कार्टूनों के जरिए मुंबई की रेखा को खींचा, वो रेखा आते आते 2026 में कैसे बदल गई या फिर एक नए तरीके से आकर खड़ी हो चली है, आज पहली आवाज उसी के जरिए। क्योंकि 1967 में नवकाल में उस वक्त प्रभाकर वैद्य ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बाला साहब ठाकरे के एक वक्तव्य का जिक्र किया। उस वक्तव्य में कहा गया था, हां मैं तानाशाह हूं, इतने शासकों की हमें क्या जरूरत है। आज भारत को तो हिटलर की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, यहां तो हमें हिटलर चाहिए। 1967 यानी तकरीबन 60 बरस पहले का यह किस्सा है और इस 60 बरस में बीएमसी के भीतर, मुंबई के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर ठाकरे परिवार की राजनीति को कोई भुला ना पाया होगा। उसका दखल, उसकी मौजूदगी हमेशा से रही। लेकिन 2026 के बीएमसी चुनाव में और महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी आ गई, उसने एक मैसेज तो दे दिया कि दरअसल अब किसी छत्रप की नहीं चलेगी और छत्रपों के ढहते हुए किले एक के बाद एक हर किसी को इसी दायरे में लाकर समेट देंगे। लेकिन यह सब मौजूदा वक्त की हकीकत सिर्फ इतनी भर नहीं है, क्योंकि 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी यह नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार, और जब चुनाव के परिणाम 240 पर आकर सिमट गए तो एक क्षण के लिए बीजेपी के भीतर हड़कंप मच गया था। लगने लगा कि गद्दी चली गई। गद्दी क्यों चली गई इसका एहसास किसी को हो या ना हो, लेकिन उस वक्त मोदी, शाह, जेपी नड्डा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को जरूर था। और शायद इसीलिए 4 जून की रात कहते हैं कि बड़ी गहरी रात थी और उसी रात एक बैठक में फैसला किया गया, अब कोई चुनाव नहीं हारना है। सत्ता में आने के लिए एनडीए को एकजुट रखना है। जो राजनीतिक दल साथ खड़े हो रहे हैं उन्हें साथ हर हाल में खड़ा रखना है, यानी विपक्ष को यह मौका ना मिल जाए कि इस एनडीए के भीतर के किसी शख्स को वो प्रधानमंत्री बना दे और पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे यह दूर की गोटी है। तब और आज की परिस्थिति तो बदल गई है, यकीनी तौर पर बदल गई है, क्योंकि उस दौर में अगर आप चले जाइएगा तो एनडीए को 28 करोड़ 26 लाख वोट मिले थे और 293 का आंकड़ा था। इंडिया गठबंधन को 26 करोड़ 77 लाख वोट मिले थे, यानी सिर्फ 1.5 करोड़ के वोटरों का एक अंतर था और 234 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी। बड़ा सवाल था उस वक्त, क्या वाकई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो विपक्ष की सत्ता आ जाएगी क्या? बड़ी गहरी रात थी वो। और उस वक्त यह तय किया गया कि यह चुनाव दरअसल भारत की राजनीति की असल रीढ़ है। भारत की संसदीय राजनीति की यही रीढ़ है, यानी चुनाव जीतते चले जाइए और उसके बाद आप कोई भी कदम उठाइए, कोई मायने नहीं रखता है। तो एक क्षण के लिए आज फिर लौट चलिए 1967, जब हम जिक्र पहली बार बाला साहब ठाकरे
ने दखल महाराष्ट्र की राजनीति में जब दी थी, उस वक्त उन्होंने खुले तौर पर कहा था, उनका कहना था कि मतपेटी के माध्यम से हमेशा जनतंत्र सही रूप प्रकट नहीं हो पाता। मैं अपने विचार तब तक नहीं बदलूंगा जब तक एक नई, हर तरह से सुरक्षित जनतांत्रिक पद्धति के परिणाम नहीं निकलते जो मैं स्वीकार कर सकूं। हमारे देश में जनतंत्र की जड़ें ही अपनी जड़ को जमा नहीं पा रही, और जब तक जड़ जमा नहीं पाएगी तब तक मेरी राय बहुत साफ है, मैं एक तानाशाह के तौर पर यहां पर मौजूद रहूंगा। ये शब्द कहते कहते उन्होंने कहा, इस देश को एक उदार तानाशाह की जरूरत है और उनकी पार्टी सही रास्ते पर चल रही है। यह मैसेज 1967 का है, लेकिन मौजूदा वक्त में बार बार आपने उद्धव ठाकरे के जरिए या राज ठाकरे के जरिए ही सही सुना तो होगा, दिल्ली की सत्ता तानाशाह हो गई है। लेकिन तानाशाही की इस हकीकत के भीतर जब इस चुनावी प्रक्रिया में आप घुसिएगा तो हो सकता है फिर आपके जहन में एक सवाल आए, क्या वाकई 2024 की 4 जून की रात को जो फैसला किया गया, उस फैसले के अनुकूल ही एक झटके में इस देश के सारे परिणाम आते चले गए? 24 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पलट गई। हरियाणा में झटका लगा था, परिस्थितियां पलट गई। बिहार में झटका लगा था, परिस्थितियां पलट गई विधानसभा चुनाव आते आते। यानी 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं हारना है तो फिर यह बीएमसी का चुनाव बीजेपी कैसे हारती? 29 में से 23-24 जगहों पर बीजेपी नगर निगम पर काबिज हो रही है। जितनी बड़ी तादाद में उसे वोट मिले हैं, उस वोट के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है कि सिर्फ लातूर, चंद्रपुर जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, परभणी जहां पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे चल रही है, वसई विरार जहां पे वीवीए यानी बहुजन विकास अघाड़ी आगे चल रही है। यह मैसेज बहुत साफ है, बीजेपी को अब सिर्फ जीत चाहिए। एक वक्त उदारवादी, परोपकारी तानाशाही की खोज बाला साहब ठाकरे ने ही तो की थी, और मुंबई को लेकर लड़ाई बाला साहब ठाकरे ने ही तो लड़ी थी। गुजरात के हिस्से में वो नहीं जाना चाहिए। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार जब प्रचार के लिए बतौर प्रधानमंत्री वह मुंबई और पुणे के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दरअसल यहां एक वसूली पार्टी है। उनके जहन में बहुत साफ था कि गुजरातियों की धमक मुंबई की अर्थनीति पर हावी है, और मुंबई में क्षत्रपों की राजनीति को लिए जो फंडिंग चाहिए वो गुजरातियों से वसूली जाती है। तो उन्होंने वसूली पार्टी के तौर पर कहा, और तब से जो लकीर खिंच गई बीजेपी और शिवसेना के बीच, उस लकीर को कोई मिटा नहीं पाया। और आज होते होते बात यह आई कि एक और क्षत्रप, उसकी राजनीति सिमट गई। ठीक वैसे ही जैसे विरासत की राजनीति संभाले हुए बिहार में तेजस्वी यादव भी सिमट गए। लेकिन एक क्षण के लिए आज हम कुछ पन्नों को खोल रहे हैं तो उन दृश्यों को आप याद कीजिए। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए गए थे राष्ट्रपति के पास पत्र सौंपने के लिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा ये तीनों ही आगे थे। तारीख शायद 6 जून थी और 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी गए थे जब उन्हें पत्र प्राप्त हुआ था कि अब आप सरकार बना सकते हैं। और पहली बार प्रधानमंत्री का वो चेहरा सामने आया जिसमें उस चेहरे पर वो रवानगी नहीं थी, उदास थे, लेकिन हाथ में एक पत्र लिए हुए थे। राष्ट्रपति जी ने हमें यह पत्र दे दिया है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन दृश्यों को याद करने के लिए हमें लगता है चंद तस्वीरों को देखिए, तब असल राजनीतिक मिजाज के नब्ज को आप पकड़ पाएंगे।
पता नहीं 11 बरस पुरानी ये तस्वीरें मौजूदा राजनीतिक वक्त में कितना मायने रखती है, लेकिन माना यही गया कि 240 सीट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस उड़ान पर थे वो उड़ान एक झटके में जिस तरीके से सिमटी और जिन राज्यों में सिमटी, वहां पर चुनाव दर चुनाव होने थे और वहां पर छत्रपों की मौजूदगी थी। उन छत्रपों की राजनीति ही खत्म हो जाए, ऐसी बिसात इस दौर में बिस्ती चली गई। और ध्यान दीजिए तो सिर्फ ममता बनर्जी, बहुत कम वक्त बचा है चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में, और अप्रैल होते होते ममता बनर्जी की राजनीति कहां पर खड़ी होगी या कहां पर सिमटेगी, यह देश इंतजार कर रहा है। यह देश बीएमसी चुनाव का भी इंतजार कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति, और वह भी मुंबई में, और वह भी ठाकरे परिवार और दोनों भाइयों का मिलन भी सिमट जाएगा, यह कल्पना इस तरीके से तो कम से कम ठाकरे परिवार ने की नहीं होगी। लेकिन यह अंदाजा तो हो चला था कि दरअसल 2024 के बाद से जो प्रण किया गया है बीजेपी के जरिए कोई चुनाव नहीं हारेंगे, तो इन्हें हराएगा कौन। यहां पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं विपक्ष की राजनीति को लेकर, उसके तौर तरीकों को लेकर, लेकिन आज तो जिक्र कुछ अतीत के पन्नों को खोलने का है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा था, 48 में से 30 सीट विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन जीत गया था। यह एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी। अगर आप वोटों के लिहाज से भी देखें 2024 को, तो 48 में से 30 सीट को 13 सीट कांग्रेस, 9 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना और 8 सीट एनसीपी जीतती है। तकरीबन 2.5 करोड़ वोट मिलते हैं। 2 करोड़ कम वोट इंडिया एनडीए गठबंधन को मिलते हैं। बीजेपी को 9 सीट, शिवसेना यानी शिंदे को 7 सीट, अजीत पवार को 1 सीट। परसेंट ऑफ वोट लगभग बराबर था। लोकसभा 2024 43.71% इंडिया गठबंधन को और 43.55% एनडीए गठबंधन को। लेकिन 4 महीने के बाद चुनाव होते हैं, नोटिफिकेशन होता है और 5वें महीने चुनाव होते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के। एकदम उलट स्थिति आ जाती है और हर कोई भौचक रह जाता है, ये क्या हो गया। ये क्या हो गया का मतलब, जो इंडिया गठबंधन 48 में से 30 लोकसभा की सीट तब जीतता है जब चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, और वही विधानसभा में कौन चेहरा होगा। फडणवीस को लेकर उठापटक चल रही है, एकनाथ शिंदे को लेकर मारामारी चल रही है, अजीत पवार घुस चुके हैं, शरद पवार उफान पर हैं। इन सब के बावजूद भी सिर्फ 288 में से 46 सीट इंडिया गठबंधन जीत पाता है, और बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों को सबसे बड़ी जीत 230 सीट पर जीत जाती है। असंभव सी परिस्थिति एक झटके में सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बदल देती है, जो बदलते बदलते आज बीएमसी और 29 नगर निगम चुनाव के भीतर आकर खड़ी हो गई। फैसला तो 4 जून 2024 को हुआ था। शायद यही वजह है, छत्रपों की राजनीति खत्म होगी तो 2 ही पार्टी बचेगी, कांग्रेस और बीजेपी। उसके बाद चीजों को देखा जाएगा। लेकिन फिर लौटिए उसी परिस्थिति में। बिहार में ने भी तो झटका दिया था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन जीती थी, 30 सीट एनडीए जीती थी। लेकिन एक झटके में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबका सुपड़ा साफ होते होते अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के इतिहास में लालू यादव की आरजेडी पार्टी, जिसको विरासत के तौर पर तेजस्वी संभाले हुए हैं, वो नीचे खिसकते खिसकते सिर्फ 25 सीट पर आकर खड़े हो जाते हैं। असंभव सी परिस्थिति, यानी पूरे के पूरे गठबंधन जो विपक्ष का है वह कुल मिलाकर 30, 32, 33, 34 सीट ही पा पाता है। असंभव सी स्थिति होती है बिहार के भीतर। और इस परिस्थिति में अगला इंतजार शायद हर कोई उत्तर प्रदेश का कर रहा है, जहां 2027 में चुनाव होने हैं, क्योंकि यहां पर भी लोकसभा में बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। यहां तक कि अयोध्या की सीट भी वो हार गई। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल आई, 37 सीटों पर जीत हासिल,
और 33.59% वोट मिलते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिलती है और 41% वोट मिलते हैं। और अगर आप टोटल में देखिएगा तो एनडीए को 43%, इंडिया गठबंधन को भी 43%, एनडीए को 36 सीट, इंडिया गठबंधन को 43 सीट। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव जीत जाएंगे? छत्रपों की राजनीति को संभालते संभालते जिस विरासत की राजनीति को लालू यादव के बेटे ने संभाला, मुलायम सिंह के बेटे संभाल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे ने संभाला, तीनों की राजनीति बीजेपी क्या सिमटा कर डिब्बा बंद करने वाली है। और राजनीति का यह मिजाज यूं ही शुरू नहीं हुआ। इसके साथ गवर्नेंस के तौर तरीकों ने इस देश में 2024 के बाद ऐसी ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे दिया जहां पर पहली बार लगा यही कि लोकतंत्र को देखने वाला जो एम्पायर है वह भी एक खिलाड़ी में तब्दील हो गया है, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद की ही परिस्थिति देखिए तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, एसआईआर का आना, इस देश में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के भीतर पॉलिटिकल मुद्दों का जाना, उन मुद्दों को लेकर जो फैसला आना, और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर एक झटके में तमाम इंस्टीट्यूशन से लेकर बात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर राजनीतिक दायरे में आकर सिमटती हुई दिखाई देने लगी। इसीलिए तो कल शाम बीएमसी कमिश्नर से बीजेपी के नेता मिलने चले गए, और जब चले गए तो खुद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत सामने आते हैं, कहते हैं देख लीजिए सब कुछ पहले से तय है। पहले से तय हो या ना हो, लेकिन विपक्ष की राजनीति के पाठ को भी आज याद तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या कहा उन्होंने, और इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिससे दिल्ली रूठी हुई है, लेकिन उनका कद बड़ा हो गया, पीछे संघ भी खड़ा है। लेकिन 4 जून 2024 को जो फैसला हुआ, उस फैसले को दिल्ली को कोई अब डिगा नहीं सकता है, दिल्ली के फैसलों को कोई नहीं डिगा सकता है, और संघ भी नहीं डिगा सकता। यह मैसेज बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ तय हो गया, जो कि फाइनल मोहर 20 तारीख को लग जाएगी। जो सोचा नहीं वो सब कुछ हुआ, जो होना था वो नहीं हुआ। राजनीति का यह मिजाज कैसे खड़ा है, देख तो लीजिए। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। अमित, खूप अभिनंदन। खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप। यस 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 यस। सारी सफलता असफलता, सारे निर्णय, गवर्नेंस के तौर तरीके इस देश के भीतर रेड कारपेट एक झटके में बिछा देते हैं जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं तो आप शायद सबसे बेहतरीन ही क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। यानी भारत को चलाने के तौर तरीके चुनावी जीत में छुपे हैं, और चुनावी जीत के आसरे अगर जनता यह सोचने लगे कि दरअसल वही अपने नेता को चुन रही है, तो इस भ्रम को भी क्या 2024 4 जून की रात के बाद बदल दिया गया? यह सवाल एसआईआर के शुरू होने के साथ तमाम राज्यों के भीतर गूंजने लगा, ईडी की सक्रियता के साथ गूंजने लगा। लेकिन यहां पर कुछ सवाल और भी हैं। उस पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की मौजूदगी का मतलब क्या है, जिस पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की बात सुनी ही नहीं जाती है? यानी ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा होती है जिससे कोई सरोकार इस देश के है ही नहीं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस पार्लियामेंट से निकलकर इस देश के सामने आई, और विधानसभा की भी भूमिका इस दौर में क्या बची है? डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, 4 इंजन हो, लेकिन परिस्थितियों के आईने में तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसकी परिस्थितियों को भी इस दौर में हर दृष्टि से समझना होगा।
क्या मायने रखता है? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ मौजूदा सरकार की असफलता इस देश के भीतर आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थितियों का डिरेल्ड होना है, और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति में ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं जिसमें लगे कि हां यह नेता नेशनल बिल्डिंग की बात कर रहा है या फिर स्टेट बिल्डिंग का कोई कंसेप्ट उसके भीतर हो। तो भारत की राजनीति 3 मुद्दों पर चलती है। पहला मुद्दा है पैसा किसका खर्च हो रहा है। दूसरा मुद्दा है उस पैसे खर्च करने से किसको फायदा हो रहा है। और तीसरा है इन सब के पीछे कोई मोटिवेशन आपका है या नहीं है। नोटबंदी के बाद भारत की राजनीति तौर तरीके पारंपरिक तौर पर बदल गई। उसके बाद ईडी और सीबीआई और आईटी ने तमाम इस देश की पॉलिटिकल फंडिंग को ब्रेक लगा दिया। सारा पैसा बीजेपी या कहें सत्ताधारी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने लग गया। तो पैसा किसका लग रहा है, जीत किसे मिल रही है, उस जीत से मुनाफा कौन कमा रहा है, उस मुनाफे ने कौन सा मोटिवेशन पैदा किया, क्या किसी छत्रप के साथ ये चीजें चल सकती हैं? नहीं चल सकती है। तो भारत की राजनीति जिस दिशा में उलझी और विपक्ष की राजनीति ने सत्ता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक रास्तों को ही चुना, उसमें उसे धराशायी तो होना ही है। वो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर हर दिन ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जो परिस्थिति है ही नहीं। यानी स्क्रीन पर बैठकर आप 365 दिन अगर हिंदू मुस्लिम के बीच की परिस्थितियों में झूलते रहते हैं तो कौन सा चुनाव आप कहां लड़ने जा रहे हैं? अगर 365 दिन के भीतर इस देश के गवर्नेंस के तौर तरीके सरकार के प्रचार में ही जुटे हुए हैं और आप पैरेलल में अपने राज्यों में भी ऐसा कोई मोटिवेशन पैदा कर ही नहीं पाते हैं जहां पर जनता को यह एहसास हो कि वो आपके साथ क्यों खड़ी है, सिवाय इसके कि सत्ता से मिलने वाला लाभ और उस लाभ के आश्रय सत्ता पाने की सोच, इसी में पूरी राजनीति इस देश की आकर थम गई, अटक गई। तो क्यों 4 जून 2024 को यह निर्णय लिया गया अब कोई चुनाव नहीं हारना है? और कोई चुनाव अगर नहीं हारना है तो हर जीत के साथ आप किसी भी दिशा में चलते चले जाइए, आपको रोकेगा कौन? शायद इसीलिए इस देश के भीतर में अगर ध्यान दीजिए तो वोट क्यों चाहिए, वो हमारी जाति का है। वोट क्यों चाहिए, वो हमारी भाषा बोलता है। वोट क्यों चाहिए, हम दोनों लगभग एक ही क्षेत्र से आते हैं। वोट कौन देगा आपको? इस तमाम परिस्थिति में वह बात जो एक अल्टरनेटिव पैदा भी कर पाए वो सोच गायब हो गई, और सोच के जरिए जो पूरी ऊर्जा थी वो पार्लियामेंट के भीतर रेंगते हुए नजर आने लगी, विधानसभा के भीतर बायकॉट करते हुए दिखाई देने लगी। और जो विरासत को संभाले हुए नेता थे वो वाकई पुराने रजवाड़ों की तौर पर प्रीवी पर्स का पैसा बचा रहे, मिलता रहे, उस पर कोई हमला ना कर दे, यह परिस्थिति आकर छत्रपों को बचाए रख गई और जिसने विरोध किया उसको समेट लिया गया। यह स्थिति कांग्रेस के भीतर भी रही है। अपनी अपनी साख उसी पैसे के आश्रय बचेगी जिस पैसे के आश्रय भारत की राजनीति चलती है। तो उस पैसे पर आंच ना आए तो फिर जनता कहां पर है, वोट कहां पर है? दूसरी तरफ की परिस्थिति के ऊपर कोई सवाल क्या उठाए जब सब कुछ पता है कि इस देश की आर्थिक परिस्थितियां कितनी डामाडोल है। हर किसी को पता है कि सामाजिक ताना बाना कैसे जो संविधान में लिखा गया उसके उलट तोड़ दिया गया है। सवाल उठेगा कहां, सवाल उठाएगा कौन? और हर जीत हार के बाद एक ही तो मैसेज रहेगा, आपको जिताते तो क्या होता, हार भी गए तो क्या हो गया? परिस्थितियां तो वही की वही है। शायद इसीलिए आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश के भीतर पहली बार जो मध्यम वर्ग का तबका है उसकी हकीकत एक त्रासदी में तब्दील हो रही है। इस देश में बिजनेस करना है तो हफ्ता देना होगा, यह पॉलिटिकल हफ्ता है। इस देश के भीतर ढहते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस देश के भीतर ढहता हुआ सरकारी हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम की बात मत कीजिएगा, वहां बहुत पैसा चाहिए और वो एक बिजनेस और प्रॉफिट का ही धंधा है।
उसमें कोई मरीज की इलाज नहीं होता है, बल्कि उसके आसरे पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहें या ऑर्गेनाइज्ड वे में हेल्थ सेक्टर कहें, इसको क्रिएट किया गया इस देश के भीतर। उसी दिशा में एजुकेशन चला गया। मिडिल क्लास के लिए व्यापार करना मुश्किल है, उसके लिए आने वाले वक्त में जिस इकोनॉमी के आसरे जी रहा था, उसमें तो अब डॉलर को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर ये कहने से कतराते नहीं, अच्छा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया तो इससे इकोनॉमी मत आपिए, इकोनॉमी हमारी बड़ी मजबूत है, देख लीजिए जीडीपी दुनिया को मात कर देती है। इंतजार कीजिए, अभी तो बहुत कुछ होगा। सवाल यह है कि इस देश में मौजूदा वक्त में 100 करोड़ लोग, और 1947 में चले जाइएगा तो उस समय भी जो गरीब थे, विस्थापित थे, उसी जीवन को लेकर मौजूदा वक्त की परिस्थिति भी वैसी ही है, जहां 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है। कोई आर्थिक स्थितियों में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और मुंबई के भीतर भी अट्टालिकाओं के नीचे जो तबका है, उस तबके के भीतर का सच क्या है? एक ही सच है, धारावी से कांग्रेस की उम्मीदवार जीत गई, लेकिन वो धारावी अडानी के पास चला गया। उस धारावी के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन एक पूरी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अडानी अंबानी की पूरी सियासत या पूरा का पूरा उनका नेटवर्क भारत के जीडीपी पर भारी पड़ जाता है। इस सियासत को बदलने के लिए क्या वही पार्लियामेंट चाहिए जहां रेंगना पड़ता है? वही विधानसभा चाहिए जहां पर कोई आवाज सुनी नहीं जाएगी? इस परिस्थिति के भीतर कोई नेशन बिल्डिंग या स्टेट बिल्डिंग का कोई अप्रोच किसी विपक्ष की राजनीति ने उठाया या नहीं उठाया? सत्ता तो सत्ता में बने रहने के लिए नहीं उठाएगी। शायद इसीलिए छत्रपों की राजनीति खत्म हो चली है। एक एक करके सभी ढह रहे हैं। यहां यह सवाल मत पूछिए कि वोटर को वोट देने का भी हक बचा है या नहीं। सवाल यह है, यह फैसला हो रहा है, और अगर फैसला हो रहा है तो उसके बाद एक एक करके हर कोई आएगा, और सवाल आखिर में आपके सामने इस देश का ही होगा। जिस देश को यहां का जेंजी नहीं, यहां का युवा नहीं, यहां के नौकरशाह नहीं, यहां के बिजनेसमैन नहीं, बल्कि यहां की राजनीति हाँक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।